देखिएगा कैपेसिटर, कैपेसिटर मैंने आपको एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर तक बता दिया था, है ना। मैंने आपको बताया था अगर ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है, तो आपको मालूम ही है इसमें नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, इससे पॉजिटिव इंड्यूस होगा, लेकिन अपन ने अर्थ कर रखा है, ठीक है। आगे समझिएगा, इसके लिए मैंने बताया था आपको अगर इसका ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस तरफ हो और इस तरफ से हम टुकड़ों टुकड़ों में डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू ला के इधर शिफ्ट करते रहेंगे, तो इसमें स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। कितनी होती थी, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। अब ये तो था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। किसी ने हमसे कहा कि किसी भी कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी बताइए, है ना, क्या बताइए, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए या किसी भी कैपेसिटर के लिए क्या बताइए, एनर्जी डेंसिटी बताइए या डेंसिटी ऑफ एनर्जी बताइए। क्या बताइए, डेंसिटी ऑफ एनर्जी या डेंसिटी ऑफ क्या, पोटेंशियल एनर्जी। समझिएगा, डेंसिटी ऑफ एनर्जी फाइंड करने जा रहे हैं अपन, है ना। एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, बात समझिएगा। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है इट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जैसे हमने ये जाना कि जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी चाहिए, हमें जो कैपेसिटर में एनर्जी चाहिए वो कन्फाइंड होनी चाहिए किसी फिक्स रीजन में, ठीक है ना। जनरली अगर अपन सोर्स चार्ज कुछ भी रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इनफाइनाइट तक क्या रहता है, स्प्रेड आउट रहता है, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सट्रीमली इंफिनिटी तक जाता है। कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक। उस एनर्जी को हम मेनली अच्छे से यूज नहीं कर पाते, लेकिन वहीं कहीं एनर्जी अगर किसी फिक्स रीजन में कन्फाइंड हो तो उसको यूज करना बहुत ही ईजी होता है। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसको बनाने का एक रीजन ये भी है क्योंकि हमको कन्फाइंड रीजन में एनर्जी चाहिए जिसको हम इंस्टेंटेनियसली यूज कर सकें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। समझिएगा, तो हमने इधर पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया और इसकी एनर्जी कितनी है, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। हम देखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में एनर्जी डेंसिटी है क्या, मतलब व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम द कैपेसिटर, ठीक है ना। किसी भी कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम की जो एनर्जी है उसी को ही क्या बोलते हैं अपन, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। समझिएगा, एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं अपन तो क्या देखेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए आगे बात करते हैं अपन। सबसे पहले एनर्जी को मॉडिफाई करते हैं अपन। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ ऑफ सी। सी मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटी, सी मतलब क्या, कैपेसिटर की कैपेसिटी। और आप देख रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्या है फॉर्मूला, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। सी मतलब कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। इधर पे हम पैरेलल प्लेट के साथ बात कर रहे हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर। आप भी जानते हैं वी मतलब पोटेंशियल। अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और इसका सेपरेशन डी है तो बताइए आप इसके एंड्स का पोटेंशियल क्या होगा, ई इंटू डी स्क्वायर, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। आप डी से डी कैंसिल कर दीजिए, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। अगर इस प्लेट का एरिया ए है, मान लीजिए प्लेट इस तरीके से रखी हुई है, प्लेट रखी है इस तरीके से, इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है और दोनों के बीच की जो हाइट है वो कितनी है, डी है। देखिएगा तो आपको एक क्यूबॉइडल पोर्शन दिखने लगा, ये बेस हो गया और ये क्या हो गई, हाइट हो गई। क्यूबॉइडल पोर्शन दिखने लगा और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इंटू क्या, हाइट। इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस इंटू क्या, हाइट। तो एरिया ऑफ बेस को अपन इंटू हाइट को क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। समझिएगा, तो एनर्जी डेंसिटी क्या आएगी मालूम आपको, एनर्जी डेंसिटी आएगी U अपॉन V और U कितना है, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर V अपॉन V। V से भी कैंसिल हो जाएगा तो डेंसिटी कितनी आएगी मालूम आपको, डेंसिटी आएगी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम है,
हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो क्या समझ में आ गया आपको एनर्जी डेंसिटी? व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, या इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्फाइंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने भले ही एक्सपेरिमेंट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज किया है, लेकिन कैपेसिटर किसी भी टाइप का हो, चाहे वो पैरेलल प्लेट हो, हर टाइप का कैपेसिटर होगा, उसके लिए एनर्जी डेंसिटी यही होगी। ठीक है ना, समझ आ गया? भले ही हमने एक्सपेरिमेंटल क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंसीडर किया है, लेकिन आप किसी भी टाइप का कैपेसिटर लेंगे, सबके लिए एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यही आएगा। आ गया समझ में? चलिए, इसके बाद अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। समझिएगा क्यों बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। कई बार हम कोई डिवाइस प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जहां पे हमको ये डिसाइड करना है कि कितने अमाउंट का चार्ज फ्लो होगा, या जो सिस्टम है, सर्किट है, कितने अमाउंट का चार्ज क्या करेगा, अलाउ करेगा। उस केस में हम ये देखते हैं कई बार कि हमें कुछ फिक्स अमाउंट का कैपेसिटर चाहिए, जबकि हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं वो शायद उतने अमाउंट के नहीं होते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2-2 फैराड के 3 कैपेसिटर हैं, फैराड नहीं सॉरी माइक्रो फैराड। आपने देखा होगा, मैं ये सिग्निफिकेंस की बात लगता है नहीं कर पाया था पहले। मैंने आपको किसी कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला पढ़ाया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब अगर आर किसी की रेडियस अगर आपको मालूम है तो उस कंडक्टर की आप कैपेसिटी पता कर सकते हैं। और हमने जब अर्थ की कैपेसिटी पता करी तो वो अप्रोक्सीमेटली 711 माइक्रो फैराड आ रही थी। अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है, इतनी बड़ी साइज का कंडक्टर है, क्योंकि हम इधर देख रहे हैं कि कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। इट मींस अगर किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टर का साइज ज्यादा है तो उसका कैपेसिटी भी ज्यादा होगा। अब इधर देख लीजिए अर्थ कितना बड़ा है। अर्थ का जब कैपेसिटी 711 माइक्रो फैराड है तो आप समझ लीजिए कि फैराड कितना बड़ा यूनिट होगा। मतलब किसी का भी कैपेसिटी 1-2 फैराड आना बहुत ही मुश्किल है। जनरली जो कैपेसिटी है वो माइक्रो के टर्म्स में ही चलती है ना। किसके टर्म्स में चलती है? माइक्रो। और यहाँ तक कि पिको में भी चलती है। पिको जानते हैं? पिको 10⁻⁻12 या फिर माइक्रो भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, अर्थ जैसे बड़े कंडक्टर का जो कैपेसिटी है वो कितना है? 711 माइक्रो फैराड है। माइक्रो मतलब ये जो अर्थ का कैपेसिटी माइक्रो के सिग्निफिकेंस में है या माइक्रो के ऑर्डर में है, तो किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी 1-2 फैराड होना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब कि याद रखें किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी माइक्रो फैराड में ही ज्यादातर होती है। ठीक है ना, या माइक्रो फैराड में ही होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ जैसे बड़े कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है? 711 माइक्रो फैराड है। इसीलिए किसी की कैपेसिटी 1-2 फैराड होना काफी मुश्किल है। ठीक है ना, तो इस सिग्निफिकेंस को भी नोटिस करके चलिएगा, प्रॉब्लम्स में काम आएगा। ठीक है ना, चलिए बात आ गई बीच में तो मैंने बता दिया, टॉपिक यहाँ का नहीं था। चलो खैर, हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए मेरे पास 2, 3 और 4 माइक्रो फैराड के क्या है? कैपेसिटर्स हैं या कंडक्टर्स हैं। मेरे पास 2, 3 और 4 माइक्रो फैराड के कैपेसिटर्स हैं या कंडक्टर्स हैं। तो मैं उन कंडक्टर्स की हेल्प से और एक सर्किट प्रिपेयर करना चाहता हूं, लेकिन मुझे सर्किट में ना 2, 3, 4 तीनों से कम अमाउंट का क्या चाहिए? हमें कैपेसिटी वाला क्या चाहिए? एक एनर्जी कैपेसिटर चाहिए। मतलब हमको ना तो 2 माइक्रोन का चाहिए, ना 3 माइक्रोन का, ना 4, हमें 2 से भी कम का चाहिए। बात समझिएगा, अगर आपको 2 से भी कम का चाहिए तो आपने क्या कर दिया? 2 माइक्रोन और 3 माइक्रोन का कैपेसिटर अरेंज कर दिया। अब समझिए बात को। अब आपको लग रहा होगा सर कैसी विचित्र बात करते हैं, 2 माइक्रोन और 3 माइक्रोन का कैपेसिटर लगाओगे आप तो 5 माइक्रोन नहीं हो जाएगा? नहीं, यही तो खास बात है कि हमारे पास 2 माइक्रोन और 3 माइक्रोन का कैपेसिटर अवेलेबल है, और हमको जबकि रिक्वायर्ड क्या है? लेस देन 2 माइक्रोन। क्या रिक्वायर्ड है? लेस देन 2 माइक्रोन या लेस देन 3 माइक्रोन। तो बोले फिर कैसे यूज करेंगे? तभी जाके ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की जरूरत आई। ठीक है ना, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटर अवेलेबल है हमें उनसे या तो कम या उनसे ज्यादा अमाउंट के कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट हुई सर्किट को असेंबल करने के लिए।
तो हमें जो अवेलेबल है उनसे कम और ज्यादा कैपेसिटी के कैपेसिटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको अरेंज करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए हमने क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा। क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इस तरीके से हमारे पास जो भी कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं हम उनको कम या ज्यादा करके और अपने रिक्वायर्ड अमाउंट का कैपेसिटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? मतलब कहने का कि इस कैपेसिटी के कैपेसिटर्स हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको सीरीज या पैरेलल कंबाइन करके और अपने रिक्वायर्ड अमाउंट का कैपेसिटी क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि अब कॉम्बिनेशन तो बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है ना? कैपेसिटर्स में जैसे कि आपने 10th क्लास में रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, सीरीज एंड पैरेलल, ऐसे कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन तो बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन मेनली जो अपन डिस्कस करते हैं वो दो टाइप के, पहला सीरीज और दूसरा क्या? पैरेलल। ऐसे बहुत टाइप के होते हैं लेकिन हम ये दो मेनली स्टडी करते हैं, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? बराबर ध्यान दीजिए। हमने क्या बात करें? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। क्या मतलब हुआ इसका? हमारे पास जो कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं उनसे कम या ज्यादा अमाउंट का कैपेसिटर्स ऑब्टेन करने के लिए हम इस कॉम्बिनेशन का सहारा लेते हैं। कॉम्बिनेशन कई तरह के होते हैं, बहुत तरीके से अपन कैपेसिटर्स को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो अपन डिस्कस करते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन और क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन और क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। चलिए, सीरीज के लिए आपको हल्का फुल्का पता होगा, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं फिर उसको? एंड टू एंड। आपने कई बार देखा होगा, अपन बहुत सारे लोग खेल खेलते रहते हैं ना, खेल ऐसे हाथ पकड़ने वाला, तो मेरा ये राइट हैंड है ना, दूसरा वाला अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ता है और मैं अपना लेफ्ट हैंड ना दूसरे वाले के राइट हैंड से पकड़ता हूं। ऐसे करके ना चेन बनती ना, इसका राइट उसका लेफ्ट, उसका राइट अगले का लेफ्ट, उसका राइट अगले का लेफ्ट। समझते ना? ऐसे तो नहीं खेलते अपन खेल, ऐसे बहुत सारी चेन बन जाती है। ये जो एंड टू एंड कनेक्शन होता है दैट इज द सीरीज कनेक्शन, दैट इज द क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे अपन देखो ना सीढ़ियां देखते हैं, देखो ये अब इसका आप या ऐसा बोल दें, इसका लेफ्ट इसका राइट, इसका लेफ्ट इसका राइट, इसका लेफ्ट इसका राइट, इसका लेफ्ट इसका राइट। देखते हैं ना आप? एक ही जगह पे तो नहीं है ना कनेक्शन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसी को मैं अपने तरीके से बोलता हूं एंड टू एंड। कैसे बोलते हैं? एंड टू एंड। मेरा एक एंड अगले के एंड से, उसका एंड और अगले के एंड से, इस तरीके से जो चेन बनती है दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर पैरेलल किसको बोलते हैं? मेरे तरीके से पैरेलल का मतलब होता है कॉमन एंड्स कनेक्शन। क्या बोलते हैं? कॉमन एंड्स कनेक्शन। मैं बोलता हूं, कोई बुक में नहीं लिखा मिलेगा, ये कोई स्टैंडर्ड बात नहीं है, मैं बोलता हूं समझने के लिए, हमारे मेंटल सेटअप के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब एंड टू एंड, एक कैपेसिटर का पॉजिटिव अगले कैपेसिटर के नेगेटिव से, उसका पॉजिटिव और अगले के नेगेटिव से, उसका पॉजिटिव और अगले के नेगेटिव से, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। क्लियर? फिर पैरेलल किसको बोलेंगे? जैसे मैं इधर पे खड़ा हूं ना, मेरा दूसरा वाला कैपेसिटर मेरे ठीक आगे खड़ा हो जाए और अगला कैपेसिटर और ठीक आगे खड़ा हो जाए और अगला कैपेसिटर और ठीक आगे खड़ा हो जाए और अगला कैपेसिटर मेरे जस्ट पीछे खड़ा हो जाए। उससे क्या होगा? हम लोग एक रस्सी निकालेंगे और उस रस्सी पे हम लोग सब लोग अपने राइट हैंड्स रखेंगे। सभी के राइट हैंड्स एक ही रस्सी में और सभी के लेफ्ट हैंड एक ही रस्सी में। मतलब अगर कैपेसिटर्स के जो एंड्स हैं कॉमन वायर से अटैच है, मतलब वो क्या कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया? क्या कहलाएगा वो? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दो तरीके से कॉम्बिनेशन पढ़ने अपन को, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम सीरीज कॉम्बिनेशन को बोलेंगे एंड टू एंड और पैरेलल कॉम्बिनेशन को बोलेंगे कॉमन एंड्स कनेक्शन। ठीक है ना? चलिए, ये मैं बोल रहा हूं, बाकी बुक में तो सीरीज पैरेलल वैसे ही लिखा है। चलिए देखिएगा, मैं आपको सीरीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही आराम से ध्यान दीजिए, घबराने की बात नहीं है। चलिए देखिएगा, कैपेसिटर का जो सिंबल लेते हैं ना अपन, वो ऐसे पैरेलल प्लेट्स ले लेते हैं, ठीक है ना? ये पैरेलल कंडक्टर्स ले लेते हैं, ये कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है? समझिए, मैंने ना एक कैपेसिटर इधर पे लगा रखा है, इसकी खुद की कैपेसिटी C1 है, मैंने ये दूसरा कैपेसिटर लगा रखा है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? C2 है। मैंने ये तीसरा कैपेसिटर लगा रखा है,
इसकी कैपेसिटी क्या है, C3 है। जनरली अपन 3 तक ही बात करते हैं, आपकी मर्जी, आप 4-5 भी लगा सकते हो। मैंने ना इधर पे बैटरी कनेक्ट की हुई है ना, ये बैटरी कनेक्ट की हुई है, ये मैंने इधर पे की लगा रखी है, बाकी फिर आप समझते रहना। देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये लीजिए, जैसे ही बैटरी ऑन हुई इधर से चार्ज का फ्लो अलाउ करा। चार्ज का जो फ्लो है वो किस पे डिपेंड करता है, इनके एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस पे, और वो कितना है, V है। इनके एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है और वो कितना है, V। समझ लीजिए आपने इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन लिया, इधर आपने फ्रिज लगा रखा है, इधर आपने टीवी लगा रखा है, इधर आपने एसी लगा रखा है। आप ही बताओ क्या फ्रिज, टीवी और एसी तीनों को इक्वल पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी क्या, नहीं ना, तीनों को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, पहली बात। दूसरा ये सीरीज में, तो ऐसा जरूरी तो है नहीं, जब डिफरेंट अप्लायंसेज हैं तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी इनको चाहिए। या ऐसा समझ के चलो कि ये एंड टू एंड है, मतलब कह देना चाहिए इनके टर्मिनल्स कॉमन नहीं है, मतलब इन तीनों कैपेसिटर से जो एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। मान लीजिए इसका नाम रख दिया मैंने A, इसका नाम रख दिया B, इसका नाम रख दिया C, इसका नाम रख दिया D। अलग अलग एंड्स हैं तो पोटेंशियल का डिफरेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा, समझिएगा। हो सकता है इसके एंड्स पे जो पोटेंशियल है वो V1 हो, C2 के एंड्स का पोटेंशियल V2 हो, और C3 के एंड्स का पोटेंशियल क्या हो, V3 हो। आ गया समझ में। हमने कोई बैटरी अप्लाई करी और बैटरी का वोल्टेज कितना है, V, लेकिन जब वो इस कॉम्बिनेशन में अप्लाई हुआ तो अलग अलग कैपेसिटर्स के लिए जो पोटेंशियल है वो अलग अलग, इसमें V1, इसमें V2 और इसमें V3। लेकिन ये जो इस तरीके से कनेक्टेड हैं, सीरीज कनेक्टेड हैं, कॉमन वायर से कनेक्टेड हैं, तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज अलाउ किया Q, तो वो Q चार्ज हर कैपेसिटर से क्रॉस होगा, ठीक है ना। वो Q चार्ज क्या होगा, हर कैपेसिटर से क्रॉस होगा। अब देखिए टोटल वोल्टेज कितना था, V टोटल किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। जो V टोटल लग रहा था पूरे एंटायर सर्किट पे लग रहा था। हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, CV, तो V इक्वल क्या होगा, Q अपॉन C। अगर ये V टोटल है, अगर ये पूरे एंटायर सर्किट का टोटल पोटेंशियल है तो ये किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ एंटायर सर्किट, ठीक है ना। V का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन C। ये कौन सा वाला V है, टोटल V है, पूरे एंटायर सर्किट का पोटेंशियल है। ये किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज अलाउड टू फ्लो थ्रू द सर्किट अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। आगे समझिए, V1 क्या होगा, बोलिए Q1 अपॉन C1, V2 क्या होगा, Q2 अपॉन C2, और V3 क्या होगा, Q3 अपॉन C3। Q1 मतलब क्या, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द V1 या C1, Q2 क्या, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्या Q2, और Q3 क्या, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्या C3। अब समझिएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि तीनों कैपेसिटर से इक्वल अमाउंट का चार्ज फ्लो हो रहा है, एज Q1 एंड Q2 एंड Q3 ऑल आर सेम एज क्या, Q। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1, Q2 एंड Q3, Q अपॉन C इक्विवेलेंट विल बी Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 एंड Q अपॉन क्या, C3। Q से डिवाइड कर दीजिए, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं, अगर आप उनको सीरीज में कंबाइन करते हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है वो हर एक से क्या आएगी, कम आएगी, हर एक से क्या आएगी, कम। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3। इफ n capacitors are there, then क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, 1/C equivalent is equals to 1/C1, 1/C2, 1/C3 up to 1/Cn। क्लियर हुआ। If all are identical, अगर सारे के सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, देन क्या होगा, C इक्विवेलेंट C/N। C इक्विवेलेंट क्या होगा, C/N। C क्या है इधर पे, कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर। C क्या है बोलिए, कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर, और N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। क्लियर।
अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं और सबका कैपेसिटी क्या है, c है, सबका कैपेसिटी क्या है, c, तो c इक्विवेलेंट क्या होगा, c बाई n। c इक्विवेलेंट क्या होगा बोलिए, c बाई n। मतलब कि अगर हमें रिड्यूस्ड कैपेसिटी वाला कैपेसिटर चाहिए, क्या चाहिए हमें, रिड्यूस्ड कैपेसिटी वाला कैपेसिटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उनको सीरीज में कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, सीरीज में कंबाइन करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आपके दिमाग में सेट हुआ। हम सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास जो कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं, अगर उनका कैपेसिटी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्यादा है और हमें कम अमाउंट का कैपेसिटर चाहिए है, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, चलिए इसको नोट करिएगा। क्लियर हो गया आपको बढ़िया से। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज में तो आपको मालूम ही है चार्ज हर कैपेसिटर से इक्वल अमाउंट में फ्लो होगा। अब देखिए पैरेलल में क्या कहानी है भाई। पैरेलल, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है C1, ये मेरे पास दूसरा कैपेसिटर है C2, ये हमारे पास तीसरा कैपेसिटर है C3, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी कैपेसिटी C3। इस पूरे सिस्टम को मैंने एक बैटरी से अटैच कर दिया। इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है। इसमें हमने ये की लगा दी है और ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। आप भी समझिए, जैसे ही की ऑन होगी, ये चार्ज अलाउ किया इसने Q, लेकिन आगे जाके देख रहा है Q चार्ज को 3 अलग अलग वायर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है। मान लीजिए इस पे Q1 जा रहा है, इस पे Q2 जा रहा है और इस पे Q3। सोचने वाली बात है कि जिस एंड्स पे हमने बैटरी को अप्लाई किया है, तीनों के पॉजिटिव एंड्स उसी जगह पे आते हैं, तीनों के नेगेटिव एंड्स भी उसी जगह पे आते हैं। मतलब तीनों कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल है वो कॉमन होगा, किसके जैसा, सप्लाई के जैसा, बैटरी के जैसा, क्योंकि तीनों के जो टर्मिनल्स हैं और सप्लाई के टर्मिनल्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे अटैच है, कॉमन वायर पे अटैच है। तो तीनों का पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन होगा, और कितना होगा, सप्लाई जितना होगा, बैटरी जितना होगा। समझ में आ गया, चलिए आगे देखिए। हमने भेजा था Q चार्ज, टोटल चार्ज कितना है Q, और वो कितना स्प्लिट हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में स्प्लिट हो गया। हमने आपको पढ़ाया Q इज इक्वल्स टू CV, क्या पढ़ाया है, Q इज इक्वल्स टू CV। ये Q क्या है, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मतलब टोटल कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी इनटू टोटल वोल्टेज। Q1 क्या आएगा, C1 V1, Q2 क्या आएगा, C2 V2, और Q3 क्या आएगा, C3 V3। आगे बात करते हैं। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं कि हर कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कॉमन था, क्योंकि हर कैपेसिटर के एंड्स जो हैं एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे थे। एज वी हैव V1 एंड V2 एंड V3 आर सेम एज क्या, V, दैट इज द वोल्टेज ऑफ द सप्लाई और बैटरी। तो C इक्विवेलेंट इनटू V इज इक्वल्स टू C1 V, C2 V, C3 V। अब मैं V से डिवाइड कर दूंगा तो C इक्विवेलेंट इनटू V इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या देखा आपने, अगर हम 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1, C2 एंड C3 को किसी भी सिस्टम में बैटरी के साथ पैरेलल कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी उनके अलजेब्रिक सम के इक्वल आती है। इफ देयर आर n कैपेसिटर्स, देयर आर n कैपेसिटर्स, अगर ऐसा है तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू Cn। क्लियर, इफ ऑल आर आइडेंटिकल, ठीक है ना, अगर सारे के सारे क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, n टाइम्स ऑफ C। C क्या है इधर पे, कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर, एंड n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। कोई प्रॉब्लम है बोलिए जल्दी से, सब कुछ बराबर समझ में आ गया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में आपको सीरीज कॉम्बिनेशन भी समझ में आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी समझ में आ गया। आगे जाके मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मिलेगा, लेकिन वो सबके सब सीरीज और पैरेलल से ही ऑपरेट होंगे। सीरीज को आप अलग ऑपरेट करेंगे और पैरेलल को अलग। समझ आ गया आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। चलिए आगे देखिएगा। मालूम जब अपन कैपेसिटर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आएगी आपको, है ना। अभी अपन ने किए नहीं है, क्वेश्चंस आएंगे, करेंगे, बढ़िया रहेगा। कौन सा आपको भूला जा रहा है ना, बाकी आप 12th में हो, सब समझते हो। चलिए
बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके, बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें बताएंगे, किरचॉफ्स रूल भी बताएंगे और व्हीट स्टोन ब्रिज भी बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। ध्यान दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कंप्लीट हुआ। अब आपको जानना क्या है, अब मैं बता देना चाहता हूं एक चीज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलिए मैं बता रहा हूं आपको क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, चार्ज। बात को समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है, ध्यान दीजिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब यह हुआ, पहले हमारे पास दो कंडक्टर थे, बात को बहुत ध्यान से समझना। ये मैंने इनको क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया है, ठीक है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे दो है, इनका कुछ रेडियस है, इसका R1 है, इसका R2 है। इत्तेफाक से इस पे अभी चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज क्या है, Q2 है। इसकी खुद की कैपेसिटी C1 है और इसकी कैपेसिटी क्या है, C2 है। बात समझिएगा, क्यों पढ़ रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, समझिएगा। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2 है। तो हम भी जानते हैं Q1 इक्वल क्या होगा, C1 V1 और Q2 इक्वल क्या होगा, C2 V2। मतलब क्या हुआ, दोनों का पोटेंशियल अभी डिफरेंट है। समझ में आ गया। पहला क्या है, Q1 चार्ज रखता है, कैपेसिटी क्या है, C1 है, वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पोटेंशियल कितना है, V1 है। दूसरे वाले पे कितना चार्ज रखता है, Q2 है, कैपेसिटी कितनी है, C2 है, और कितना पोटेंशियल है उसका, V2। Q इज इक्वल टू CB से मैंने रख दिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर की हेल्प से कनेक्ट कर दिया है। इन दोनों को मैंने एक कंडक्टिंग वायर की हेल्प से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। आप सब जानते हो इनकी कैपेसिटी तो C1 ही रहेगी, इनकी कैपेसिटी तो C2 ही रहेगी। लेकिन आपको अच्छे से मालूम है, अगर हम दो चार्ज्ड कंडक्टर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उनमें चार्ज इक्वल नहीं रह पाता। चार्ज का क्या शुरू हो जाता है, चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के ऊपर, ठीक है ना। क्या बोला, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ क्या होने लग जाता है, फ्लो स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हैं बात को, क्या समझा आपने। अभी हमारे पास ये दो कंडक्टर थे, दोनों अलग अलग थे, कोई कनेक्शन नहीं था। अब मैंने इनको ना कनेक्ट कर रखा है, तो कैपेसिटी तो इनका वही है, इसका कैपेसिटी C1 है, इसका कैपेसिटी C2 है, उसमें तो कोई आपने चेंज किया नहीं। लेकिन कनेक्शन के बाद क्या हो जाता है, कनेक्शन के बाद चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। चार्ज का फ्लो किस मैनर में होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। कब तक होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। समझ में आया, क्या समझ में आया। कैपेसिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, चार्ज के अमाउंट में चेंज आएगा। क्यों आएगा, whenever we connect the two conductors by a conducting wire then the flow of charge will start up to they have the क्या, या up to they will got क्या, same potential, ठीक है ना। तो जब तक वो इक्वल पोटेंशियल में नहीं पहुंच जाते हैं, सेम पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा जाते हैं, तब तक उनमें चार्ज का फ्लो क्या होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। किस तरफ से किस तरफ होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो कंटिन्यूअसली होता रहेगा, जब तक उनका पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। चलिए बात करते हैं। फाइनली अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जब इन्होंने अपना फ्लो वगैरह सब कर डाला। जब इनका फ्लो हो चुका है, अब ये अपने इक्वल पोटेंशियल के केस में पहुंच चुके हैं। मतलब इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी V है और इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी क्या है, V है। समझ में आ गया। अब हम पूछना चाहते हैं आखिर इस पे चार्ज कितना है। मान लीजिए इस पे चार्ज आ चुका है Q1 डैश, तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल CV। कितनी कैपेसिटी है, C1, और वोल्टेज कितना है, V। कितनी कैपेसिटी है, C2, पोटेंशियल कितना है, V। लीजिए इनके नए चार्जेस आ गए। अब ये पुराने चार्जेस नए चार्जेस से किस तरीके से रिलेटेड है, हमने सबसे पहला पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ा है आपने, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक क्वेश्चन था सीट में, मैं नहीं करा पाया, मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, वो इस पे बेस्ड है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए वो सवाल बहुत अच्छा है, वो इसके पहले होना चाहिए था, है ना। और हम करा देंगे, हालांकि आपको समझ में आ जाएगा, टॉपिक आगे पीछे नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कनेक्शन के पहले का चार्ज किसके इक्वल होगा, कनेक्शन के बाद के चार्ज के इक्वल होगा। कनेक्शन के पहले का चार्ज कनेक्शन के बाद के चार्ज के इक्वल होगा। कनेक्शन के पहले Q1 की वैल्यू कितनी थी, C1 V1,
Q2 कितना था C2V2, Q1 डैश है C1V, ये कितना है C2V, V कॉमन ले लीजिए, C1V1 प्लस C2V2 इक्वल C1 प्लस C2 ऑफ V। तो बताइए जल्दी से आप कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू क्या होगी, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू